दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कहा गया था कि सिलेबस चालू कर दिया गया है, अर्थात अब सिलेबस के बारे में चर्चा की जाएगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 9th और 10th के लिए पोलिनोमियल्स के बारे में है, अर्थात हम बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे और बहुपद के जो टर्म्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ पोलिनोमियल्स अर्थात जो बहुपद का इतिहास है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो पोलिनोमियल्स यानी बहुपद किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स जो आपको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी पढ़ा दिए हैं, जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अर्थात पदों के बारे में जिसमें बताया गया है, एक पदी, द्विपदी, बहुपदी, उसके बारे में व्याख्या की जाएगी। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स में हम लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल्स का भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में अर्थात बहुपद के घात के बारे में चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ डिग्री ऑफ टर्म्स यानी जो पद का घात होता है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ लाइक एंड अनलाइक जो टर्म्स हैं अर्थात जो समान और असमान जो पदे हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल है अर्थात जो बहुपद का मानक रूप होता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और लास्ट का जो हमारा जो टॉपिक होगा वह कोफिशिएंट होगा अर्थात गुणांक होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पहले आपसे मैं कुछ बात करना चाहूंगा। यह जो आज का जो वीडियो होने वाला है यह क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है, लेकिन क्लास 10 का हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे जो इसका पार्ट दूसरा होगा। साथ ही साथ दोस्तों जो क्लास 9th के जो बच्चे हैं, मैं इसलिए आज दोनों क्लास को एक साथ में रखा हूं क्योंकि जो बेसिक जो जानकारी है वह दोनों क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है, इसलिए यह क्लास 9th और 10th दोनों के लिए रखा गया है। फिर इसके बाद जो आगे की जो व्याख्या है जो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 10 में आप लोग को पढ़ना है, उसकी व्याख्या इसके बाद वाले वीडियो में कर दी जाएगी। लेकिन इतना कुछ पढ़ाने के बाद हम क्लास 9th का जो एक्सरसाइज होगा, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगा, उसको हम शुरू कर देंगे और एक्सरसाइज के साथ ही जो फैक्टराइज करने का जो हमारा जो फैक्टर जो थ्योरम होगा उसके बारे में हम एक्सरसाइज के साथ में ही क्लास 9th के लिए हम उसकी व्याख्या कर देंगे। दोस्तों आज जो हम जो पढ़ाने वाले हैं, मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे माध्यम की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि माध्यम जो हमारा होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, अर्थात जो स्टेट बोर्ड के अर्थात कहने का मतलब जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे होंगे या अदर किसी भी स्टेट के, साथ ही साथ जो सीबीएसई के जो बच्चे होंगे वो दोनों के लिए होगा। तो आइए हम आज आगे का विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। तो आइए सबसे पहले आज हम जानेंगे कि पोलिनोमियल्स के इतिहास के बारे में अर्थात हिस्ट्री ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो इसका जो इतिहास रहा है, बहुपद का जो इतिहास रहा है, सबसे पहले हमें अर्थमेटिका नामक एक पुस्तक में पढ़ने के लिए मिला। अर्थात अर्थमेटिका नामक जो एक पुस्तक थी, जो एक मैथमेटिशियन जिनका नाम डियोफेंटस था, अर्थात जो डियोफेंटस जो थे, यह एक अलेक्जेंड्रिया यानी मिस्र में ही है, अलेक्जेंड्रिया वहां पे इनका जन्म हुआ था और वहीं के ये गणितज्ञ थे जिनका नाम था डियोफेंटस। और इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था अर्थमेटिका और इन्होंने उसमें पोलिनोमियल्स के बारे में तथा इससे वर्णन किए गए हर एक पहलू पे इन्होंने चर्चा किया था। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल्स के जो पिता हैं यानी फादर ऑफ पोलिनोमियल्स वह डियोफेंटस हैं, अर्थात जो बहुपद के जो पिता हैं वह डियोफेंटस हैं। हमने इसके मोटा मोटी इसके इतिहास के बारे में जाना। थोड़ा सा एक टॉपिक और हम बात करेंगे। तो 15वीं शताब्दी में लोगों द्वारा इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया था। दोस्तों मैं एक छोटा सा बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डियोफेंटस जो थे, जो एक मैथमेटिशियन थे अर्थात जो गणितज्ञ थे, इन्होंने ही जो हम जो अप्रोक्स जो वैल्यू निकालते हैं, जो हम अप्रोक्स जो वैल्यू निकालते हैं अर्थात जो सन्निकट जो मान निकालते हैं, तो इक्वेशन से रिलेटेड जितना अप्रोक्स जो वैल्यू निकलता था यानी जो सन्निकट मान निकलता था उसके बारे में भी यह डियोफेंटस ही बताए थे तथा उसकी गणना डियोफेंटस ने ही किया था। तो हमने मोटा मोटी जो हमारा बहुपद का इतिहास है इसके बारे में हमने जान लिया। आइए दोस्तों जो हमारा आगे का विश्लेषण है उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। तो जो हमारा जो आगे का विश्लेषण है वह पोलिनोमियल्स के बारे में है। अब इसको सबसे आसान भाषा में हम जानेंगे। हमने कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ाई किया है। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जब हम कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में पढ़े थे तब हमने उसको जान लिया है कि क्या होता है कांस्टेंट और क्या होता है वेरिएबल। यदि आपको नहीं पता है तो आप लिंक पे जाके चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। साथ ही साथ दोस्तों आइए तो मैं आपको बता दूं, चर यानी जिसको आप वेरिएबल बोलते हैं और अचर जिसको आप कांस्टेंट बोलते हैं,
इन दोनों का समूह, इन दोनों के पदों का जो समूह होता है ना, वही बहुपद कहलाता है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको अच्छे से इसके परिभाषा के बारे में पता चल गया होगा कि चर और अचर के जो पद होते हैं उन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स अर्थात बहुपद कहते हैं। इसको आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स टर्म एंड कांस्टेंट टर्म is called पॉलिनोमियल। अर्थात कहने का मतलब यह है, यहाँ पे आर लिख दीजिए ज्यादा बेटर होगा क्योंकि टर्म्स है ना। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अर्थात जो चर पदें जो होती हैं, यानी चर के जो पद होते हैं, साथ ही साथ जो कांस्टेंट के पद होते हैं, इन सबका कलेक्शन यानी इन सबका समूह, सबका संग्रह ही क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है अर्थात बहुपद कहलाता है। इसको चाहे तो हम दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं, जैसे कि कई बीजीय व्यंजकों का जो हमारा जो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो अलजेब्रिक जो टर्म होते हैं, उनका समूह जब प्लस और माइनस चिन्हों से जुड़कर बने, तब इस स्थिति में भी हम बोल सकते हैं कि वह सारा व्यंजक क्या है, बहुपद है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि वह तमाम जो पद हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हैं, जो एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के जितने सारे टर्म है अर्थात व्यंजक के जितने सारे टर्म जो प्लस और माइनस चिन्हों के मिलने से एक संग्रह के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, उस स्थिति में हम बोलते हैं कि वह हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2x² प्लस 4x प्लस 3, हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, यह प्लस प्लस से जुड़कर एक समूह तैयार हुआ है और ये सबके सब क्या हैं, एक टर्म्स हैं, जिसमें यह हमारा कांस्टेंट है, यह वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल का जो टर्म है अर्थात जो कांस्टेंट का जो टर्म है, दोनों का जो समूह आप साइन का यूज कर सकते हैं, जो प्लस और माइनस चिन्हों से मिलकर बना हुआ हो, इस स्थिति में हम बोलते हैं कि वह हमारा बहुपद है अर्थात यह बहुपद है। आइए एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4x² माइनस 2 प्लस 4x। यह भी जो हमारा देखिए, ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म हुआ, यह जो हमारा हुआ वह एक टर्म हुआ जिसमें 4 क्या है, कांस्टेंट है, और x जो है वह वेरिएबल है। इसमें 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और x² क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। तो इन सभी टर्मों के समूह देखिए किसी न किसी एक चिन्ह से जुड़े हुए हैं अर्थात प्लस या माइनस चिन्हों के से जुड़कर जो व्यंजक जो हमें प्राप्त होते हैं, यही व्यंजक हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं अर्थात जो पॉलिनोमियल होता है उसे कहा जाता है। आइए दोस्तों अब आगे के बारे में हम विश्लेषण करते हैं, तो इसके टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। टर्म्स के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो भी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पढ़ा दिया हूं कि मोनोमियल अर्थात जो एक पदी होता है जिसको आप मोनोमियल बोलते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो एक पदी जो हमारा बहुपद होता है अर्थात जो मोनोमियल हुआ, अर्थात जैसे मान लीजिए कि 2x यह एक पदी बहुपद है, 4 ले लीजिए यह एक पदी बहुपद है, 3x ले लीजिए या 3x² ले लीजिए, 4x³ ले लीजिए, ये सब एक क्या है, मोनोमियल है अर्थात यह एक पदी है, यह एक पद में है। दोस्तों उम्मीद है आपको मोनोमियल समझ में आ गया होगा। मोनोमियल्स को हम और भी अच्छे से व्याख्या कर दिए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ आइए अब हम बाइनोमियल के बारे में बताते हैं आपको, अर्थात जो हमारा द्विपदी जो होता है। इस स्थिति में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि द्विपदी यानी जिसके दो पद होते हैं, अर्थात मान लीजिए कि 2x प्लस 4, यहाँ पे देख रहे हैं ये एक पद है, यह एक पद है, देख रहे हैं आप। इस स्थिति में आप इसको बोलिएगा कि यह द्विपदी अर्थात बाइनोमियल है।
दोस्तों जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले लीजिए 4x² - 3। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि एक ये मेरा 4x² एक टर्म हुआ, एक 3 जो हुआ मेरा एक ये टर्म हुआ। यह क्या है? यह बाइनोमियल है, अर्थात यह द्विपदी है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम ट्राइनोमियल के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिपदी अर्थात जिसके 3 पद होते हैं, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि 2x² + 4x - 3। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो व्यंजक है वह 1, 2 और 3, यानी ये इनमें 3 पद हैं। अर्थात इस स्थिति में हम इसको बोलेंगे कि यह त्रिपदी है। अर्थात कहने का मतलब वैसा बहुपद जिसके 3 पद होते हैं वह त्रिपदी अर्थात ट्राइनोमियल कहलाते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 4x² - 2x - 2। इसमें भी देख रहे हैं 1, 2, 3, यह 3 टर्म हो गया। और बहुपद के नियम से भी आप देख रहे हैं कि किसी न किसी साइन से जुड़ा हुआ है, अर्थात यह प्लस से, यह माइनस से, माइनस से, माइनस से। हम देख रहे हैं कि साइन से यह जुड़े हुए हैं और कुछ पदों का यह समूह है। इस स्थिति में यह बहुपद है ही, और बहुपद में भी यह त्रिपदी बहुपद हुआ, अर्थात 3 पद का बहुपद हुआ। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे का विश्लेषण करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ, यानी जो इसका बहुपद का जो वर्गीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, अर्थात जिसको आप रैखिक बहुपद या इसको एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, अर्थात जो एक घात वाला होता है। आप इसको रैखिक बहुपद कहिए या एक घातीय बहुपद कहिए। कहने का मतलब जिसका घात 1 होता है, जिसका पावर 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों 2x - 2 यह एक बहुपद है और इसका पावर जो है, x का जो पावर है, यानी जो चर जो हमारा जो टर्म है उसका पावर 1 है। इस स्थिति में बोलते हैं कि यह हमारा जो बहुपद है यह क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है, अर्थात रैखिक बहुपद, अर्थात एक घातीय बहुपद जिसका घात 1 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका घात 1 है, हालांकि घात 1 को लिखा नहीं जाता है, यह ऑलरेडी प्लस साइन के जैसा छिपा रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कि x + 4। इस स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि जो x का जो घात है दोस्तों वह 1 है। तब हम इसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, और अंग्रेजी में इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम क्वाड्रेटिक के बारे में चर्चा करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अर्थात द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद अर्थात नाम से ही लग रहा है द्विघाती, यानी जिसका पावर 2 हो। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों 2x² + 4। हम देख रहे हैं ना यहाँ पे जो हमारा जो चर जो पद है उसका पावर कितना है? 2 है। यानी जो हमारा जो वेरिएबल जो टर्म है उसका पावर कितना है? 2 है। इस स्थिति में हम इसको बोलेंगे कि यह द्विघाती बहुपद है, अर्थात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 3x² - 3। ये भी जो हमारे पास दोस्तों जो बहुपद है यह क्या है? द्विघाती है, अर्थात क्वाड्रेटिक है। और एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे 3x² + 4x + 3। हम जिसमें देख रहे हैं कि जो x का जो सबसे बड़ा वाला जो घात है वह 2 है, अर्थात इस स्थिति में हम इसको बोलते हैं कि यह द्विघाती बहुपद है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आसानी से तो याद रखना है कि जिसका पावर 2 हो वह द्विघाती होगा, जिसका पावर 1 होगा वह रैखिक या एक घाती, जिसको आप अंग्रेजी में लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ऐसे आइए आगे का विश्लेषण करते हैं। अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल अर्थात त्रिघाती बहुपद, नाम से ही लग रहा है नहीं जिसका पावर 3 हो, अर्थात मान लीजिए कि 3x³ - 2x² + 4x + 3। दोस्तों नियम के हिसाब से ये तो हमारे पास बहुपद है ही, प्लस माइनस चिन्हों से जुड़े हुए हैं ही। साथ ही साथ दोस्तों इसका पावर कितना है? यानी जो x जो हमारा चर है उसका सबसे बड़ा पावर 3 है, अर्थात इस स्थिति में इसको बोलते हैं कि यह त्रिघाती बहुपद है। हम बहुपद के घात को जब पढ़ेंगे तो उसको हम बता देंगे कि हम कैसे इसको बोल रहे हैं, कैसे इसको पढ़ पा रहे हैं। इसके बाद ही उसके बारे में चर्चा की जाएगी। आइए सबसे पहले हम इसको पहले देख लें कि हमारा त्रिघाती बहुपद क्या होता है, यानी जिसका पावर 3 होता है।
जिसका पावर 3 होता है वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। और दोस्तों और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2x³ प्लस 4x, यह भी हमारे पास एक बहुपद हुआ। यहाँ पे x का मान यानी x का जो सबसे बड़ा वाला जो टर्म हुआ, जो सबसे बड़ा इसका डिग्री हुआ, जो घातांक हुआ वह 3 हुआ। इस स्थिति में हम बोलेंगे कि यह क्यूबिक पोलिनोमियल अर्थात त्रिघाती बहुपद है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 4x³ - 3, यह भी दोस्तों त्रिघाती बहुपद है, यानी x का जो मान है, x का जो पावर है वह 3 है। इस स्थिति में यह त्रिघाती बहुपद हुआ। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे का विश्लेषण करते हैं। जीरो पोलिनोमियल्स, मैंने पहले भी आपको चर्चा किया था, मैंने बताया था कि जीरो पोलिनोमियल्स क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन कहने का मतलब जो कांस्टेंट और जो वेरिएबल जो टर्म का जो गुणनफल जो होता है, यानी उसका जो कोफिशिएंट होता है उसका मान 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम, और यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके हर एक वेरिएबल टर्म से ना 0 से क्या रहता है, गुना हुआ रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह x² और इसमें 0 से मल्टीप्लाई रहेगा। साथ ही साथ मान लीजिए कि 0 × x रहेगा प्लस 0 हो गया। इस स्थिति में हम कहेंगे कि यह जीरो पोलिनोमियल्स है और इसका मान हमेशा 0 आता है किसी भी स्थिति में, चाहे यह प्लस या माइनस साइन से जुड़ा हुआ रहे। इस स्थिति में हम बोलते हैं कि हमारा जीरो पोलिनोमियल्स है जिसका कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी जिसका गुणांक क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना हो गया है, 0। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ भी x का कोफिशिएंट अर्थात x का जो गुणांक है वह कितना है, 0 है। इस स्थिति में भी यह 0 हो जाएगा और यह हमारा तो कांस्टेंट 0 है ही, और सबको जब हम ऐड करेंगे तो 0 होगा। इस स्थिति में इसको हम बोलते हैं कि यह हमारा शून्य बहुपद अर्थात जीरो पोलिनोमियल्स है। आइए दोस्तों एक चीज आपको हम और बताते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स अर्थात बहुपद का जो घात होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स यानी बहुपद का घात। दोस्तों जो बहुपद का घात होता है, हम देख लेते हैं कि जिस टर्म में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ रहे, उसके टर्म में देख लेंगे कि जो x या y किसी भी टर्म में, किसी भी वेरिएबल टर्म में अगर हमारे पास बहुपद दिया हुआ हो, यानी किसी भी वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ हो, हम देख लेंगे कि जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x - 2, यह हमारे पास एक बहुपद है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं ना कि x चर में है, चूंकि यह x चर में है यानी वेरिएबल ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सब में x ही है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम देख लेंगे कि x का जो पावर है वह सबसे ज्यादा कौन से टर्म में है। तो हम देख रहे हैं कि इस टर्म में है और वह पावर कितना है, 3 है, क्योंकि बाकी सब 3 से छोटे ही हैं। देखिए 3 से छोटा 2 होता है, 3 से छोटा 1 होता है, 3 से छोटा 0 होता है। इस स्थिति में हम बोलेंगे कि इस बहुपद का जो घात हुआ अर्थात यह डिग्री जो हुआ वह 3 हुआ, जिसका पावर सबसे ज्यादा होता है। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर इसका पावर, मैं इसी पे मिटा के कर देता हूं, इसका पावर मान लीजिए कि 7 होता तो इसका घात कितना हो जाता, 7 हो जाता। यहां पे हम इसका डिग्री 7 लिख देते। अगर मान लीजिए कि इसका पावर 8 हो जाता और यहाँ पे 7 हो जाता, यहाँ पे 9 हो जाता, तो हम देख लेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन था, इसमें सबसे बड़ा 9 है, यानी अर्थात 9 है, तो इसमें क्या इसका डिग्री कितना हो जाता, 9 हो जाता। यानी जिसका पावर सबसे ज्यादा होता है ना, वही बहुपद का घात कहलाता है, और जो पावर होता है वही डिग्री अर्थात घात कहलाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे का अब हम विश्लेषण करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है डिग्री ऑफ टर्म के बारे में। डिग्री ऑफ टर्म के बारे में अर्थात कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इसमें पद का घात आ जाता है, यानी पद का घात। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो भी टर्म दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2xy दिया है, इसमें x का पावर कितना है, 1 है, और y का भी पावर कितना है, 1 है। आप इसके पावर को जोड़ दीजिए तो 1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। यही जो 2 हुआ वह इस बहुपद के क्या कहलाया, पद का घात कहलाया, अर्थात डिग्री ऑफ टर्म्स कहलाया। कहने का मतलब जो पद दिया रहता है दोस्तों, उसके जो वेरिएबल्स, जो टर्म्स दिए रहते हैं, जो वेरिएबल जो हमारा टर्मिनल होता है, उसके पावर का योग,
यानी द सम ऑफ देयर, ठीक है ना, डिग्रीज। ठीक है, इस स्थिति में जब जोड़कर जब हमारे लिखते हैं तब हमारे पास जो नंबर आता है वह पद का घात कहलाता है। जैसे मैं आपको और भी एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 3x² y² z हो। इस स्थिति में जो हमारा जो पद का घात हुआ, क्योंकि ये तो एक हमारे पास पद है ही, इसका जो घात हो जाएगा सभी पावर को जोड़ दीजिए, यानी जिसका जो डिग्री जो दे रखा है, जो इसका जो घातांक जो दे रखा है उसको आप जोड़ दीजिए। तो x का 2 है, y का भी 2 है और z का यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इस स्थिति में 2 2 4 और 1 5, यानी इस पद का जो घात हुआ वह कितना हुआ, 5 हुआ। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे का विश्लेषण करते हैं। अब बारी आती है लाइक एंड अनलाइक टर्म की। लाइक एंड अनलाइक टर्म अर्थात जो समान और असमान जो पदें जो होती हैं, यानी समान और जो असमान होती हैं। अर्थात देखिएगा दोस्तों, कभी कभी जो हमारा पोलिनोमियल्स दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे 4x² प्लस 2x माइनस इसको y, x ही अभी रहने दीजिए, -3। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि ये जो पावर है यह पावर 2 हो गया है और यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे x है अर्थात 1 है। अब जरा देखिए, जब हम आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के जो जोड़ और घटाव का जो नियम बताए थे उसके अकॉर्डिंग देखिए, क्या यह दोस्तों दोनों यह एक जाति से ताल्लुक रखते हैं? क्या x² x से ताल्लुक रखता है? बिल्कुल नहीं रखता है। इस स्थिति में इसको हम बोलते हैं कि यह मेरा अनलाइक क्या है, पोलिनोमियल है, यानी अनलाइक टर्म्स हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई टर्म 4x² प्लस 2y से हो। अब तो वैसे भी यह x और y में यह बहुपद है, यह सिर्फ x चर में या y चर में बहुपद नहीं है, यह x और y दोनों चर में यह बहुपद है। अर्थात कहने का मतलब इसको आप, जिसको आप बोलते हैं वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स, यह अब नहीं रह गया, यह 2 वेरिएबल पोलिनोमियल्स अर्थात 2 चरों में यह एक बहुपद हो गया जिसमें x और y शामिल हो। अगर z होगा तो आप 3 पोलिनोमियल्स कहिएगा, वेरिएबल्स कहिएगा, अर्थात 3 चर में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसी में z शामिल हो जाए तो यह 3 चरों में एक बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर जब x ही हो तो उसको हम एक चर में बहुपद बोलते हैं। तो इस स्थिति में भी हम देख रहे हैं ना, ये सब अनलाइक टर्म के हैं, अर्थात सब भी जातीय हैं, कोई भी एक जाति का नहीं है। ऐसे ही दोस्तों मैं एक दो और आपको एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं, यह जरूरी है। अब इस स्थिति में मान लीजिए कि अगर हमारे पास 2x प्लस 3x 2x मान लीजिए कि -3x प्लस 9, इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी x शामिल है और यहाँ पे भी x शामिल है। अब इन दोनों के बीच में कुछ काम हो सकता है। काम यह हो सकता है कि दोनों जब एक जाति के हैं तो इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी यहाँ पे चूंकि माइनस है और प्लस है तो ये तो घटेंगे ही, तो यहाँ 2 में से जब 3 को घटाएंगे तो -1 अर्थात x और प्लस 9, अर्थात जब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें हम कुछ काम कर सकते हैं। इस स्थिति में हम बोलेंगे दोस्तों कि यह जो हमारा जो टर्म है यह लाइक टर्म है, यानी समान पद में है, यानी समान वेरिएबल टर्म्स में है। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए कि अगर कोई xy से जुड़ा हुआ रहेगा या कोई yx से जुड़ा रहेगा, ये भी हमारा जो होगा वह लाइक होगा अर्थात समान होगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि अगर यह x² y हो और यहाँ पे x² y² हो, इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि दोनों समान नहीं होगा, अर्थात यह अनलाइक हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे का विश्लेषण करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपको इसको आसानी से समझ लेना है। जैसे मैं आपको एक पोलिनोमियल्स लिख के बताता हूं, 4x के पावर 2 माइनस 3x² प्लस 9x के पावर 4 प्लस 3x। दोस्तों जरा देख लीजिए, यहाँ पे पावर 3 कर दीजिए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। अभी जरा देखिए, अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें अर्थात बढ़ते और घटते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। घटते क्रम में क्या होता है, जिसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, सबसे पहले बड़ा,
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना, ये जो टर्म है वह किसी भी पद्धति में नहीं है, ना ही असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग में है। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा कर लिख देना ही जो हमारा होता है वह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल होता है, अर्थात बहुपद का मानक रूप होता है। अर्थात इसको या तो आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या इसको घटते क्रम में लिख दीजिए। तो हम इसको क्या करते हैं, घटते क्रम में लिख देते हैं। अर्थात सबसे पहले हम बड़ा वाला जो हमारा जो पावर होगा उसको लिख लेंगे, यानी 9x के पावर 4, फिर जो उससे जो छोटा होगा यानी -3x प्लस 4x² प्लस 3x। अब यह जो हुआ वह एक ऐसे फॉर्म में हुआ कि इसको हम बोल सकते हैं कि यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। और चूंकि 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, यानी यह घटते हुए क्रम में जा रहा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। इस स्थिति में इसको हम बोल सकते हैं कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल है। आप इसको चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, बस आप इसको उल्टा कर देना है। यानी आप इसको चाहें तो 3x प्लस 4x² माइनस 3x³ प्लस 9x के पावर 4, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जरा देखिए, क्या 3x प्लस 4x² माइनस 3x³ प्लस 9x टू द पावर 4 क्या पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो पढ़ने के हिसाब से और अपने अच्छा ढंग से उसको पढ़ने और समझने के लिए हम उसको क्या करते हैं ना, जिसका पावर जो सबसे बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा वाला पावर, फिर उससे छोटा वाला पावर, फिर उससे छोटा वाला पावर। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है। यह एक बहुत ही आसान टॉपिक था। अब आइए दोस्तों, लास्ट का जो हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं। तो कोफिशिएंट मैं आपको बता दूं, जैसे बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे 2x, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो भी पोलिनोमियल्स के जो टर्म्स होंगे उसमें आपको मिलेगा 2x मान लीजिए। तो इसमें x का जो कोफिशिएंट है वह 2 है, जो x का जो गुणांक है वह 2 है। अर्थात क्यों? क्योंकि आप 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स या x इंटू 2, कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से। इस स्थिति में जो हमारा जो वेरिएबल जो टर्म होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वह हमारा कांस्टेंट होता है। अर्थात 2x में x का जो कोफिशिएंट हुआ वह 2 हुआ। ऐसे ही मान लीजिए कि -5x³। इस स्थिति में दोस्तों x³ का जो हमारा कोफिशिएंट होगा, अर्थात जो इसका गुणांक होगा वह -5 होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों 9x² ही ले लीजिए। इस स्थिति में जो हमारा x² का जो हमारा कोफिशिएंट होगा, यहां से मैं इसको लाइन खींच देता हूं, x² का जो कोफिशिएंट होगा वह मेरा कितना होगा? 9 होगा। अर्थात इसमें बस देख लेना है कि जो वेरिएबल जो हमारा टर्म है, यानी जो चर जो टर्मिनल है, जो चर जो पद है, उसमें जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है ना, जिस कांस्टेंट से उसमें हम गुना किए हैं ना, वही कांस्टेंट उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है, अर्थात गुणांक कहलाता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शुरुआत में मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि हमने कुछ इतिहास के बारे में चर्चा कर दिया था, तो मेरे दिमाग से थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि 2x² प्लस 4x और -3 लिख लीजिए, क्योंकि दोनों साइन को रखिए साथ में। ये बहुपद है। यह बहुपद क्यों है यह भी जानना जरूरी है, और बहुपद क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 4x -2 पावर -2 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 4 √x कर लेते हैं, फिर 3 कर लेते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए दिए गए व्यंजक का अगर जो घातांक है, जो पावर जो है वह पॉजिटिव होना चाहिए, यानी धनात्मक होना चाहिए, और वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दोस्तों आपको याद रहेगा ना कि जो भी हमारे पास व्यंजक दिया हुआ है उस व्यंजक का जो पावर होगा, यानी जो वेरिएबल का जो पावर होगा वह पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होना चाहिए, साथ ही साथ वह एक होल नंबर होना चाहिए। इस स्थिति में हम उसको बोलते हैं कि दिया गया जो व्यंजक है वह पोलिनोमियल्स अर्थात बहुपद है। लेकिन अगर किसी बहुपद का पावर जो होगा वह माइनस में होगा, अर्थात निगेटिव होगा, इस स्थिति में हम उसको बोलेंगे कि वह जो दिया गया जो हमारा व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। साथ ही साथ अगर वह रूट में होगा, अर्थात इरेशनल नंबर के फॉर्म में होगा, इस स्थिति में भी हम उसको बोलेंगे कि वह हमारा बहुपद नहीं है। साथ ही साथ अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि 1/x, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4x प्लस
1/x। इस स्थिति में भी हम बोलेंगे कि यह हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि जब हम x को ऊपर ले जाएंगे तो यह इसका पावर माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम देख पाएंगे कि हमने अभी पढ़ा कि जिसका पावर माइनस में होता है वह बहुपद नहीं होता है। जो इरेशनल फॉर्म में अर्थात जो जिसका वेरिएबल जो टर्म होगा वह रूट में होगा वह हमारा बहुपद नहीं होगा। साथ ही साथ अगर वो फ्रैक्शन में होता है, यानी इस टाइप के जो इंटीजर्स होंगे, कहने का मतलब जो निगेटिव में होंगे, जो अंडर रूट में होंगे, साथ ही साथ जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे, इस टाइप के जितने सारे इंटीजर्स जो पूर्णांक आपको होंगे वह पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, अर्थात बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है कि जो चर का जो घात होगा वह पॉजिटिव अर्थात प्लस से होगा, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि वह एक होल नंबर होगा, अर्थात एक पूर्ण संख्या होगा। जो हमारा इंटीजर्स होगा वह एक पूर्ण संख्या होगा। यह एक बहुत जरूरी बात थी आपको बताना, हमने आपको बता दिया। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम एक्सरसाइज चालू कर देंगे और क्लास 9 के लिए जो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे फैक्टर जो थ्योरम, वह एक्सरसाइज के दौरान ही मैं आप लोग को बता दूंगा। तो लगभग 9th क्लास का जो पॉलिनोमियल्स में जितना जो टर्म पढ़ना था हमने पढ़ लिया। और जो क्लास 10 के जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो घबराएंगे नहीं। कल आप लोग के लिए एक टॉपिक और हम पढ़ाएंगे जिसमें आप लोगों को जो थ्योरम जो आएगा, साथ ही साथ जो एल्गोरिथम जो थ्योरम होगा, और उसके बाद जो भी आगे का जो टर्मिनल पढ़ना होगा उसके बारे में पढ़ा के ही हम एक्सरसाइज आप लोग का शुरू करेंगे। अर्थात आप लोग का एक्सरसाइज एक दिन बाद से शुरू होगा। लेकिन क्लास 9 के जो बच्चे जो देख रहे हैं, पॉलिनोमियल्स में लगभग आपका सब कुछ हमने पढ़ा दिया और आपने जान लिया कि क्या क्या चीज होता है, और आपके सिलेबस में और 9th क्लास में जो चीज पढ़ना था हमने उसको पढ़ लिया। अब रही बात एक जो हमको फैक्टर थ्योरम जो पढ़ाना है, अर्थात जो गुणनखंड का जो प्रमेय जो है, तो हम एक्सरसाइज के दौरान ही पढ़ा देंगे, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं, यानी 7543942684 पे आप बिल्कुल अपना डाउट लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, अपना प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि कल एनसीईआरटी से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको वर्क के तौर पे दिया जाएगा, और उसमें भी कोई दिक्कत होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से बोल देता हूं कि जैसा कि आप लोग को जो मैंने बताया पॉलिनोमियल्स के इतिहास के बारे में, साथ ही डिफिनेशन के बारे में, साथ में जो जितने सारे हमने आज इसके टर्म्स के बारे में पढ़ा, आप इसको जरूर 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, एक्सरसाइज बनाने के दौरान देखिएगा, बहुत मजा आएगा और हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।